मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान का जो अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख सभ्यताएं, उनमें से एक जो बिंदु है, हालांकि एक बड़ा चैप्टर भी बन रहा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इनके बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे इन टॉपिक के माध्यम में। जितना 9th क्लास में दिया गया है इतना अपन इनमें अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में मित्रों ध्यान रखिए, इसका जो है मेगा टेस्ट आयोजन होने वाला है। जस्ट इसके बाद में वीडियो आएगा, उसके लगभग 80-90 क्वेश्चन, लगभग 100 के करीबन जो है तथ्य उसमें दिए गए हैं, तो उनको आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। उससे पहले इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, इनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं अंतर्गत पहली सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे सिंधु सरस्वती सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं। कितने स्थल खोजे गए हैं? घग्गर नदी के किनारे 25 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कालीबंगा एक है। देखिए कालीबंगा ये सिंधु सरस्वती सभ्यताओं के ही स्थलों में से एक कालीबंगा है। तो ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। देखिए ये करीब 4500 से 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे पर? जो सरस्वती नदी, उसको वर्तमान में अभी अपन घग्गर नदी कहते हैं, उसके किनारे पर बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कितने टीले प्राप्त हुए? 2 टीले प्राप्त हुए। इनमें से एक पूर्वी टीला जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा है पश्चिमी टीले में दुर्ग हैं और स्यारों और सुरक्षा की प्राचीर है। देखिए 2 टीले मिले। पहले टीले के अंतर्गत हैं जो जिसमें साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, और एक है उसमें दुर्ग के साक्ष्य मिले, और दुर्ग के स्यारों और प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो दोनों टीलों के स्यारों और सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। देखिए ये एक टीला है और ये एक दुर्ग है, दुर्ग के स्यारों और प्राचीर है, और इन दोनों के स्यारों और भी क्या बनी हुई थी? प्राचीर बनी हुई थी, यानी बाउंड्री बनी हुई थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों एग्जामों में पूछे गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। जो संसार में प्राचीनतम है, दीवारें ईंटों से बनी रहती थी। इन्हें मिट्टी के जो गारे से हैं वो जोड़ा जाता था। जो ईंटें होती थी, ईंटों को आपस में जिस प्रकार से अभी सीमेंट से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने पहले जो है मिट्टी के गारे से जोड़ रखा था, जिससे दीवारें मजबूत एवं टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। देखिए अपन जिस प्रकार से पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्था अपने को कालीबंगा के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी। वर्तमान में यह घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। देखिए यहाँ से दूसरा प्रमाण मिला है अग्निवेदियों के साक्ष्य। और जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी है उसको वर्तमान में अभी घग्गर नदी कहते हैं। तो मित्रों इनके जो हैं बिल्कुल नोट्सों के रूप में इनका अपन गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई हैं वह सेंधव लिपि है, जिसे अभी पढ़ा नहीं गया है। जिस प्रकार से अपने मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जो लिपि प्राप्त हुई है वही लिपि यहाँ पर मिली है और उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है। पानी के निकास के लिए लकड़ी की, कहीं पर ईंटों की नालियाँ मिली हैं। ताम्र से बने कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। देखिए ताम्र से बने कई कृषि के औजार यहाँ पर मिले हैं, जो कि उनकी हैं आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। उनकी देखो आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। इस सभ्यता के आरास के कारण संभवतः सूखा, नदी
मार्ग के परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मृतकों के प्रति श्रद्धा के लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार की जो संस्कारों की जो व्यवस्था देखने को मिलती है अपने को, और जो है जो इसका कालीबंगा जो इस सभ्यता है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो पतन का कारण का पता लगता है मित्रों, वो कालीबंगा से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि या तो फिर कोई सूखा पड़ा होगा जिससे ये जो सभ्यता नष्ट हो गई, या फिर किसी नदी के मार्ग के परिवर्तन से ये सभ्यता किसी बाढ़ की वजह से इनका पतन हो गया है। ये थी कालीबंगा सभ्यता। दूसरी है आहड़ सभ्यता। राजस्थान की सभ्यताओं के अंदर दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। देखिए जो वर्तमान में ये आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में, और ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो है कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। ये संस्कृति बेडस बनास की घाटियों में विकसित हुई। बेडस नदी जो बनास नदी, दोनों नदियों के बीच की घाटियों में ये विकसित हुई थी आहड़ सभ्यता। ये संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी, कितने हजार वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। तो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। विभिन्न उत्खनन के इस तरह से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी हैं और कई बार यहाँ से उजड़ी हैं। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप में इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते थे और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए अपन बात करें कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक, 18वीं सदी तक ये 5000 वर्षों में अपन देखें तो ये है यहाँ पर कई बार जो है बस्तियाँ बसी हैं और कई बार यहाँ से उजड़ी हैं। और तो ऐसा लगता है कि जो आहड़ के आसपास की जो है ना, यहाँ पर जो तांबे की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण यहाँ के लोग हैं वो औजार बनाते रहे, तांबे के जो अलग अलग औजार बनाते रहे, उपकरण बनाते रहे, जिससे यहाँ पर हैं इनको जो ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात इनको एक कांस्य युगीन या फिर ताम्र युगीन सभ्यता के रूप में अपन कह सकते हैं। तो ये इन्हीं की बदौलत हुआ है। ताम्र लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। देखिए आहड़ जो स्थान है यहाँ पर एक धूलकोट नामक एक टीला मिला है। उस टीले में जो है आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र वो टीला था जो धूलकोट के नाम से जाना जाता। तो इस आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए तांबे की कुल्हाड़ियाँ हैं, पत्थर के औजार हैं और कई ऐसे अर्धकीमती पत्थर हैं, उनके भी औजार यहाँ से देखने को मिले हैं। यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पर जो मकान है, मकानों के जो चारों ओर मकान होते थे, घर के चारों ओर बीच में खुला आंगन है या फिर गली को खुला रखना है, ये सभी जो खुला स्थान, मैदान वगैरह रखने की इनकी जो ये अच्छी व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में व्रत, परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। देखिए यहाँ से आहड़ सभ्यता से 4 से 6 चूल्हे साथ में एक साथ चूल्हे मिले हैं यहाँ पर। तो इनसे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है एक व्रत या फिर संयुक्त परिवार रहने की जो है प्रथा रही होगी। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तनों बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से खुदाई में कई सारे जो टूटे हुए बर्तन मिले मिट्टी के, तो इनसे भी ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के अच्छे वो परिचायक थे। इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागोर तथा अन्य आसपास की पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित हैं। इसका संपर्क नवडाटोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात के कच्छ तक अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था। देखिए
जो है राजस्थान की जो गिलुंड सभ्यताएं, बालाथल, बागोर, ये सभी सभ्यताएं आहड़ सभ्यता के नाम से जानी जाती। तो इनके आसपास के जो स्थान से आड़ सभ्यता के ये स्थान थे। इसके साथ साथ ये गुजरात के कई सारे स्थान हैं और इनसे इनका जो है संपर्क था। अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव में, वर्तमान में वल्लभ नगर के नाम से बसा हुआ है। ये उपखंड मुख्यालय है। देखिए बालाथल जो है उदयपुर के 42 किलोमीटर पूर्व में उठाला गांव आता है। एक उठाला गांव में जो वर्तमान में एक वल्लभ नगर जो एक उपखंड है, तहसील है वल्लभ नगर उदयपुर की, इसके उत्तर में बालाथल गाँव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडी, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया है। देखिए मित्रों, ये इतने सारे पूछे नहीं जाते हैं कि किन किन की देखरेख में हुआ। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है, इनका उत्खनन कार्य है 19 मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज जो पूना के जो एक थे डॉक्टर थे VN मिश्रा, उनके नेतृत्व में यहाँ पर है जो खुदाई का कार्य हुआ था दक्कन कॉलेज पूना के। ठीक है ना, तो इतना जरूर ध्यान में रखिए। बाकी वाला ठीक है आपके ध्यान के लिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए ज्ञान के लिए। यहाँ पर उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक किया गया है। यहाँ पर ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे ये स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है। ये सभ्यता लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। देखिए अपन बात करें तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है समकालीन ये सभ्यता थी। तो इन्हीं को ही जो है इन सभ्यता को भी आहड़ संस्कृति का ही विस्तार कहा जाता है। तो इनको भी आहड़ सभ्यता के साथ में गिना जाता है बालाथल को। ठीक है ना, इनका जो खुदाई हुई थी 1993 में, मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज के जो है प्रोफेसर के देखरेख में। आगे हैं बालाथल की विशेषताएं। बालाथल सभ्यता की विशेषताएं, इनकी पहली विशेषता है ताम्र उपकरण। देखिए इन राजस्थान की सबसे जो जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से जो बालाथल है, आहड़ है, कालीबंगा है, ये सभ्यताएं काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। यहाँ से मिले ताम्र उपकरण। बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनमें कुल्हाड़ी, साकू, सैनी, उस्त्रा, बाण के फलक का प्रयोग करते थे। देखिए उपकरणों के अंतर्गत इनके आते हैं कुल्हाड़ी है, साकू है, सैनी है, उस्त्रा है, बाण के फलक आदि इनके प्रयोग में लिए जाते थे। पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जाता है। देखिए यहाँ से पत्थर के बने भी औजार मिले, तो इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा है वो सुगमता से उपलब्ध हुआ माना जाता है। ये देखिए ये फोटो उसी का ही है, बालाथल सभ्यता का निवासी स्थान के कुछ अवशेष हैं। ये उदयपुर का है। दूसरी विशेषता है इनकी मिट्टी के बर्तन। बालाथल से प्राप्त विशेष आकार के प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं। देखिए 2 प्रकार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले। पहला है खुरदरी दीवारों वाले और दूसरे हैं चिकनी मिट्टी के दीवारों वाले। काले, लाल, गहरे लाल रंग के रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन भी जो बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे अपितु अन्य क्षेत्रों में निर्यात भी किए जाते थे। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे बल्कि कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। तो मिट्टी का जो उद्योग है, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग है, काफ़ी उन्नत था यहाँ पर बालाथल में। और तीसरी विशेषता है इनकी निर्माण कार्य। बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई जिसकी दीवारें 3.15 फीट ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी। ये दुर्ग
5,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए बालाथल का जो दुर्ग अपने यहाँ पर मिला है खुदाई में, उनकी जो दीवार है वो 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग इनको 10 फीट अपन कह सकते हैं और 5 मीटर मोटी है, 5 मीटर मोटी। और ये दुर्ग जो है 5,600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। देखिए ये सीधा फैक्ट है तो पूछा भी जा सकता है। ये दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया था। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की संरचना भी प्राप्त होती है जो ताम्रकाल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए हैं। देखिए ये अपने एक दो कालों में इनका जो है अपन कह सकते हैं कि ये जो कई बार बसी है और कई बार उजड़ी है। इनमें से पहले जो दुर्ग है, दुर्ग के बाद में एक 11 कमरे मिले हैं यहाँ पर। इन 11 कमरों की ये जो रचना है ये कह सकते हैं द्वितीय काल में इनके जो ये मानी जाती है। दुर्ग के जो समकाल में ये नहीं थे 11 कमरों की ये जो रचना है। ये आगे जो ताम्रकाल की द्वितीय रचना में निर्मित हुए थे, जिस प्रकार आहड़ की ताम्रकाल की सभ्यता तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। देखिए पर बात करें आहड़ में, तो आहड़ में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं और बालाथल में किसके अवशेष मिले? लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। आहड़ में है जो तांबे के जो गलाने के अवशेष मिले और बालाथल में जो लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान पशुपालक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले धातु के औजारों के निर्माता थे। देखिए अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो कृषि करने वाले या फिर पशुपालक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो सबसे पहले लोग थे ना, वो आहड़ सभ्यता के ही लोग थे, दक्षिण राजस्थान के। और अगली राजस्थान की सभ्यता है वो है चंद्रावती। सिरोही जिले के माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम के एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। ये प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? सेवाणी नदी के तट पर बसा हुआ है। और है कौन से जिले में? सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में। लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। तो सबसे पहले खोजी गई ये सभ्यता है चंद्रावती। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय और बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर का तथा संबंध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया। देखिए किसने? 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ जो महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी है उसके और बड़ौदा के पुरातत्व विभाग के जो है कई सारे विद्वानों ने मिलकर इनकी जो है गहन पड़ताल की, इनका गहन सर्वेक्षण किया 1980 में। ये है चंद्रावती। सन 2013-14 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडी जो साहित्य संस्थान है जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया। तो ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। 2013-14 में इनका पुरातात्विक उत्खनन किया गया। शहर के पश्चिम भाग में एक विशाल किले के अवशेष हैं जो लगभग 26 बीघों में फैला गया है। एक विशाल किले के अवशेष मिले जो 26 बीघों में फैला हुआ है। मध्य भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष मिले। देखिए ये अपनी अपनी हर सभ्यता की अपनी अपनी अलग एक यूनिक विशेषताएं हैं। उनमें से देखिए ये चंद्रावती की है, यहाँ से 33 मंदिर समूहों के अवशेष मिले हैं जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है। देखिए जगती का मतलब होता है सबूतरे पर ये निर्मित है। यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ से जो मूर्तियाँ वगैरह जो अवशेष प्राप्त हुए जो माउंट आबू के संग्रहालय में सुरक्षित है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य देखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए हैं। इनमें से एक किला वर्गाकार है जो कि 60 बाई 60 का है, 60 बाई 60 का क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार
को मजबूती प्रदान की गई है। देखिए यहाँ से है ना जो 2 किले खोजे गए, एक तो वर्गाकार किला है और उनके जो गोल बुर्ज बनाकर उनके और चारों ओर क्या है सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है। उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चंद्रावती से। एक कमरे की बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज, अनाज पीसने की गट्टी का भाग भी खोजा गया है। भवनों में घोड़े व मनुष्य की मरण मूर्तियां, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। सभी भवन व फर्श ईंटों से बने हुए थे। देखिए यहाँ पर चंद्रावती के जो भवन और फर्श मिले वो ईंटों के बने हुए थे। और यहाँ से जो अनाज पीसने की गट्टी के अवशेष मिले हैं और जले हुए बीजों के अवशेष मिले हैं। किले के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्रपत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये परमार शासकों की राजधानी थी। देखिए चंद्रावती है जो परमार शासकों की राजधानी थी, जिनमें यशोधवल व दारावर्ष जैसे प्रतापी शासक हुए हैं। देखिए परमार शासकों के अपन पढ़ते हैं यशोधवल और दारावर्ष जैसे शासक, तो वो इनके जो है परमार जो प्रतापी शासक हुए उस समय की राजधानी जो परमारों की यही थी चंद्रावती। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया तथा 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण ये नगर ध्वस्त हो गया था। 15वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर जो है आक्रमण होते हुए थे इस नगर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। चंद्रावती के उपयुक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं। ये उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हो सकती है। देखिए चंद्रावती के अवशेष मिले, इसके नीचे हैं जो प्राचीन बस्ती के और अवशेष मिले हैं और इनसे ये जो पता लगाया जा सकता है कि ये बस्ती है वो 6वीं शताब्दी से लगाकर 9वीं शताब्दी के बीच में बसी हुई थी। चंद्रावती के क्षेत्र में पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। अतः ये स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्यकाल में ये व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए पाषाण काल में ये चंद्रावती है, यहाँ पर जो मानव समाज जो पाषाण काल की बात करें, बहुत प्राचीन समय की जो पाषाण कालीन की अपन इतिहास में बात करते हैं तो उस समय का ये जो यहाँ पर है जो मानव समाज जो है विकसित था और मध्यकाल में भी ये व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। अब है इन टॉपिक के इन पार्ट के पूरे के महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने आप में एक नोट से अपने आप में एक एग्जाम में जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए पहला है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों तथा सरस्वती नदी क्षेत्र के मध्य जो सिंधु मध्य विकसित सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ। कौन कौन सी नदियों के बीच में? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी के क्षेत्र में सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता का जो है विकास हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भावलपुर अब पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, भावलपुर ये सभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल ये सभी कहाँ पर है? भारत में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अगला है वेद, स्यारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सभी आपको पता है। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। किसके पर आधारित थी? क्रम पर आधारित थी। वैदिक काल में धार्मिक जीवन सरल एवं आडंबर रहित था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया के मंदिर जो धार्मिक स्थलों को जिगुरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरात कहा जाता था। मैंने कई बार इनका जिक्र भी किया है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। मिस्र की सभ्यता में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। देखिए ये मिस्र की सभ्यता इनका अपने अलग अलग पार्ट बना रखा है। जो मिस्र की सभ्यता का जो विकास है वो नील नदी घाटी में हुआ। कहाँ पर हुआ? नील नदी घाटी पर। और मिस्र की सभ्यता का सबसे जो प्रसिद्ध जो वास्तुकला का जो सर्वश्रेष्ठ जो कला का कृति है वो है गीजे का पिरामिड जो एक विशाल पिरामिड है। चीन की प्राचीन सभ्यता वांगो तथा सांगजियांग नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। जो चीन की सभ्यता वांगो तथा सांगजियांग नदियों की जो घाटियों में विकसित हुई थी। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है।
और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। सुकरात, प्लेटो है, अरस्तु है, ये कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? यूनान के। आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ये बेड़स जो कि आहड़ नदी के किनारे पर बसी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन जो सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन दोनों के साक्ष्य मिले। यहाँ से बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले के माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। तो ये कुछ ब्रीफ था। और आगे इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धौलावीरा। तो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में। वैदिक सभ्यता के ज्ञान कराने वाले कौन से ग्रंथ है? वेद भी है, उपनिषद, आरण्यक, ये उपरोक्त सभी हैं। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई? तो अभी पढ़ा, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में जो है विकसित हुई थी। अगला है विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है एलियड तथा ओडिसी की रचनाकार कौन थे? हीरोडोटस, थ्यूसिडिडीज और होमर या फिर पाइथागोरस। तो फिर मित्रों इनके जो है रचनाकार थे वो थे होमर। जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। धूलकोट तथा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जो है प्रसिद्ध है? वो है धूलकोट, और ताम्रवती नगरी के नाम से है वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आगे इन प्रश्नों का उत्तर आप भी देने का प्रयास कीजिए मित्रों। सिंधु सरस्वती सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो का अर्थ, आश्रम कौन कौन से? 4 प्रकार के आश्रम हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ, उपजाऊ अर्धसंदर किसे कहा जाता है? पिरामिडों में रखे गए शवों को क्या कहा जाता था? क्या आर्य भारत के थे या फिर बाहर के थे? इन सभी का मित्रों आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के एक मेगा टेस्ट के साथ। तो जब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।